नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके हूं आप सभी के लिए हॉर्टिकल्चर 321 की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें अपन बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि जैसे कोई फल और सब्जियां हैं, फल और सब्जियों को तुड़ाई के बाद में कैसे उनका मैनेजमेंट करें, कैसे उनको खराब होने से रोके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको क्लास कैसे क्या लग रही है। और इसके बाद में आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबरों पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 8690596638। इन नंबरों पे इस पीडीएफ के लिए टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अब चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट टॉपिक की ओर। अपन संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ेंगे। किसी को डीपली पढ़ना है तो क्लास से समझ लीजिए, जो मैं बोलता हूँ, जो भी समझाता हूँ किसी टॉपिक के बारे में, उसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर और पीडीएफ जो डीपली में है उसके लिए मैसेज कर दीजिए कि मेरे को डीपली पढ़ना है। वैसे ये एक दिन में या 2 दिन में पढ़ने के लिए सफिशिएंट है। अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे की ओर। पहला टॉपिक आज की क्लास का अपने को पढ़ना क्या है, हॉर्टिकल्चर 321 के बारे में पढ़ना है दोस्तों। इसमें जो सब्जेक्ट का टाइटल है वो क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब मूल्य वर्धन, मूल्य बढ़ाना। फल और सब्जियों का क्या करना, मूल्य बढ़ाना। किसका, फल और सब्जियों का। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, कटाई के बाद में उनका मैनेजमेंट करना और उनके मूल्य में वृद्धि करना। किसके में, फल और सब्जियों के बारे में। इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपने सिलेबस में टोटल 13 टॉपिक है, 1 बाय 1 सभी की डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास का है पहला टॉपिक दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब अपने को पढ़ना क्या है आज के पहले टॉपिक में, उनका महत्व बताना है। किसका, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग करते हैं अपन, जैसे मान लो कटाई के बाद में जो भी प्रोसेसिंग करते हैं और उनके जो जीवन अवधि है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसकी क्या बतानी है, इम्पोर्टेंस, महत्व बताना है उसका। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ये जांचते हैं कि ये जो फल और सब्जी परिरक्षण होता है ये होता क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। जो फल और सब्जियां हैं, क्या है, फल और सब्जियां हैं, उनकी किस्म, किस्म मतलब उनके जो न्यूट्रिशन है, विटामिन्स हैं, इनमें बिना चेंज किए हुए, बिना परिवर्तन किए हुए अधिक समय तक क्या करना, प्रिजर्व रखना या सुरक्षित रखना। मतलब क्या है, फल और सब्जियों को उनकी किस्म में बिना परिवर्तन किए क्या करना, अधिक समय तक सुरक्षित रखना ही क्या है, फल सब्जी परिरक्षण। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में आपने एक सुना होगा, या आपके एग्जाम में भी डेफिनेशन पूछता है, पीएसटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब जो फसल की कटाई के बाद में जो अपन मैनेजमेंट करते हैं उसकी तकनीक की डेफिनेशन पूछ लेता है कभी अपने को। अब इसको फ्लो चार्ट से समझिए दोस्तों। अपने पास क्या है, फल और सब्जियां हैं। क्या है दोस्तों, फल और सब्जियां हैं। उनको परिवर्तित करके या अपरिवर्तित, मतलब या तो परिवर्तित करके या अपरिवर्तित, मतलब उनकी साइज वगैरह, उनकी टेक्सचर वगैरह, इनमें या तो परिवर्तन कर दो या बिना परिवर्तन किए, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं और विटामिन्स हैं, वो क्या होनी चाहिए। चाहे फल और सब्जियों में परिवर्तन करो चाहे अपरिवर्तित रखो, पर उनके जो पोषक तत्व है, विटामिन्स है, उनको क्या रखना है, यथावत रखना है। ऐसे कैसे रखना है, उनमें चेंजेज नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद में देखते हैं कि उनमें बिना विकृति, मतलब उसमें क्या हो, विकृति नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार की विकृति नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। किसमें नहीं आना चाहिए, पोषक तत्व और विटामिन में, उसकी क्वालिटी में क्या नहीं आना चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और उनको क्या करें, दीर्घकाल तक सुरक्षित रखें।
मतलब क्या है, फल और सब्जियों को परिवर्तित करके या अपरिवर्तित करके, मतलब बिना परिवर्तन किए हुए, पोषक तत्व और विटामिन को यथावत बनाते हुए, मतलब उनको यथावत बनाए रखते हुए, बिना विकृति के दीर्घकाल तक क्या करना, लंबे समय तक सुरक्षित करना उनको। इस तकनीक और विधि को ही क्या बोलते हैं, पीएसटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये जो पीएसटी है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये शुरू क्यों हुई? अब आप सभी को पता है कि जो फल और सब्जियां हैं उनको अपन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये क्या कहती है कि उनको एक उचित वातावरण या उचित एनवायरनमेंट देके, उचित एनवायरनमेंट के फैक्टर्स प्रोवाइड करके उनको क्या करना, लंबे समय तक क्या करना, प्रिजर्व रखना, सुरक्षित रखना, जैसे 1 महीने तक रख लिया, या फिर उनमें मतलब उनके ऐसे प्रोडक्ट बना लो जो 5 या 6 महीने तक क्या कर सके, रह सके। अब देखिए दोस्तों, जो फल और सब्जियां हैं वो 30 से 40% तो सड़कर नष्ट हो जाते हैं, तुड़ाई के बाद में क्या हो जाते हैं, ये तो तुड़ाई के बाद का नुकसान है, 30 से 40% तो क्या हो जाते हैं, सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव, मतलब ये जो पीएसटी है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत क्यों की गई? देखिए दोस्तों, नुकसान को कम करने के लिए, किसके लिए, नुकसान को कम करने के लिए। पहला फायदा क्या है, पहला उद्देश्य क्या है इसका, नुकसान को कम किया जा सकता है। अगर नुकसान को कम कर देंगे तो क्या होगा, जो प्रति व्यक्ति फल की उपलब्धता है, सब्जियों की उपलब्धता है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब 30 से 40% टोटल प्रोडक्शन उसका 30 से 40% सड़कर नष्ट होता है फल और सब्जियों का। तो मान लो 30 से 40% जो है उसको अगर अपन क्या करें, पीएसटी के द्वारा मैनेजमेंट करें उसका, तो क्या कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति फल उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फूड सप्लाई मतलब सफिशिएंट फूड सप्लाई हो जाएगी, जो कुपोषण का शिकार वगैरह हो रहे हैं वो नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। टॉपिक में अपने को मेनली क्या पूछा था, अपने को पूछा था जो प्रीरक्षित फल और सब्जियां होते हैं उनका महत्व क्या है, बिना प्रीरक्षित किए हुए भी तो यूज में ले सकते हैं ना, उनका देखिए दोस्तों क्या उनका महत्व है। पहला है, फल और सब्जियों को खराब होने से बचाना। एक तो खराब होने से बच जाएगी, खराब होने से बचेगी तो इसका महत्व क्या है, किसान को ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी, किसान की स्थिति, इकोनॉमिक स्थिर क्या होगा, बढ़ेगा। पहला महत्व आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है बेमौसमी फल और सब्जियों का क्या करना, उत्पादन करना या यूज करना। बेमौसमी क्या करना, बेमौसम, जो मान लो अभी क्या नहीं है, अभी टमाटर का उत्पादन नहीं हो रहा, तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, टमाटर के सॉस का यूज कर सकते हैं। मतलब मौसम नहीं है टमाटर का, फिर भी अपन टमाटर के जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। मतलब बेमौसम फल और सब्जियों की क्या हो सकती है, पूर्ति हो सकती है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट में है संतुलित आहार उपलब्ध हो जाएगा, कुपोषण दूर हो जाएगा। जैसे अपन फल और सब्जियों को खराब होने से रोक लेंगे तो क्या होगा, संतुलित आहार उपलब्ध करवा सकेंगे और कुपोषण भी दूर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति जो फल और सब्जी उपलब्धता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उद्योगों का विकास। जैसे मान लो पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कटाई के बाद में जो भी अपन मैनेजमेंट करते हैं फल और सब्जी में, जैसे सॉस बनाते हैं, कोई भी जूस वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में बनाते हैं, उद्योगों में बनाते हैं। तो क्या होगा, उद्योगों को भी क्या मिलेगा, विकास मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद में है सैनिकों को आपूर्ति करना। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट देखे फल और सब्जियों का, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो सैनिक वगैरह है वो बॉर्डर पे रहते हैं, तो वहां तक फल और सब्जियां पहुंच ही नहीं पाती है, पहुंचते पहुंचते 1-2 दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए सैनिकों को फल और सब्जियां, पोषण वगैरह नहीं मिल पाता। तो क्या करते हैं, अब भी उनको प्रिजर्व करके और सैनिकों तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो एक तो ये
मेनली क्या हो गया, श्रमिकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए। इसके बाद में है विदेशों में भेज देते हैं। अगर मान लो 1 महीने का प्रिजर्वेशन है, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, विदेशों में भेज सकते हैं। अगर मान लो 2-3 दिन में ही खराब हो जाए तो उनको विदेशों में नहीं भेज सकते, वो बीच में रास्ते में ही क्या हो जाएंगे, परिवहन करते समय ही क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो विदेशी मुद्रा भी क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद में है रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। जो फल और परिरक्षण की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें क्या हो जाएगी, रोजगार की उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में हाँ, होम साइंस को बढ़ावा मिलता है। ये जो केचप वगैरह, अचार वगैरह, ये देखा होगा आपने, घरेलू स्तर पर भी बहुत सारे बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। तो उनको क्या है, होम साइंस मतलब घरेलू विज्ञान का भी क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है इसको। अब इसके बाद में है ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा। कैसे दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन मतलब अपन जो परिवहन करते हैं उसमें क्या है, नुकसान बहुत होता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए और परिवहन आसानी से करने के लिए भी इसका क्या होता है, महत्व होता है। इसके बाद में है स्टोरेज के लिए कम जगह की आवश्यकता। कैसे दोस्तों, जैसे टमाटर के क्या थे, फल थे, टमाटर के फलों को अपन केचप में चेंज कर लिया, तो केचप में चेंज कर लिया तो बोतलों में आ गया। अब अपन बहुत सारी जगह आवश्यकता नहीं होगी, छोटी जगह में ही अपन क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा, इसका इम्पोर्टेंस वगैरह और डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद में है दोस्तों टॉपिक नंबर 2। टॉपिक में नंबर 2 में अपने को पूछ रहा है, एक्सटेंड पॉसिबल कॉजेज ऑफ पीएच लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखिए दोस्तों, लॉस किस किस कारण से होता है, पहले तो अपने को देखना है लॉस किस किस कारण से होता है और लॉस किस किस चीज में हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, पहला हो सकता है जो फल और सब्जियां हैं उनका फिजिकल लॉस हो सकता है, शारीरिक हानि हो सकती है। कैसे, जो इंटरसेल्यूलर वाटर पाया जाता है, उनके जो अंदर कोशिकीय क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, उनका क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, हो जाता है। देखिए दोस्तों, नींबू का फल है, नींबू के फल को अगर अपन बाहर रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर जो रस पाया जाता है, इंटरसेल्युलर वाटर पाया जाता है, उसका क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो वो फल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। सूखने लग जाएगा तो उसकी जो फिजिकल क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। पहला कारण आपको, पहला लॉस आपको समझ में आया होगा, फिजिकल लॉस, भौतिक हानि। इसके बाद में है लॉस ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाना। देखिए दोस्तों, उसकी टेक्सचर में, आकृति में चेंजेस जाएगा, उसके टेस्ट, स्वाद में चेंज आ जाएगा, उसकी एरोमा, उसमें आने वाली महक, सुगंध, इसमें चेंजेज आ जाएगा। और मार्केट की वैल्यू इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन ये तो बात कर लिए कि किस किस चीज में लॉस होता है। अब अपन ये लॉस किस कारण से होते हैं, क्या ऐसा कारण है जिससे क्या होते हैं, ये लॉस होते हैं। पहला देखिए दोस्तों, पहला देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। कैसे, फफूंद लग जाती है, किसी फल में फफूंद लग जाएगी तो वो खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जीवाणु लग जाएंगे, कीट लग जाएंगे तो उनमें फिजिकल और क्वालिटी लॉस हो जाएगा। पहला आपको लॉस को जेज कारण समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्यों, नेक्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल ये यांत्रिक कारण क्या होते हैं दोस्तों, जैसे परिवहन कर रहे हैं अपन, फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो उनमें क्या होती है, परिवहन के समय उनमें चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण उनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, फट जाता है, जो इंटरसेलुलर वाटर है वो बाहर निकल जाता है, ये उसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसके बाद में है लेक ऑफ मार्केट डिमांड। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्केट प्रभावित करता है, किसको, मार्केट कारण बनता है किसका, लॉसेस का। कैसे, देखिए, मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड नहीं हो
तो क्या हो सकता है, उस फल और सब्जी को बेच नहीं सकते, डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है, बेचेंगे नहीं तो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वालिटी ज़्यादा दिन तक अपन क्या नहीं कर सकते, उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी लॉस से हो जाएगी। और जैसे मान लो परिवहन की सुविधाएं नहीं है, दूर दराज क्षेत्र हैं, वहाँ पर परिवहन की सुविधाएं नहीं है, परिवहन की सुविधाएं नहीं है तो उनको ले जाने में क्या हो जाएगा, उनकी क्वालिटी का लॉस हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद में है स्टोरेज, स्टोरेज की बैड कंडीशन, स्टोरेज की मान लो अच्छी व्यवस्था नहीं है तो भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। ये चार कारण थे किसके, लॉसेस के। इसके अलावा भी अपन लिख सकते हैं सन की रेडिएशन, सूर्य की किरणों के कारण, सूर्य की किरणों के कारण किसका लॉस हो जाएगा, जो इंटरसेलुलर वाटर है उसका लॉसेस हो जाएगा। आई होप आप इसमें लिख सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आसानी से लिख सकते हो। कॉजेज बता दिए और लॉस किस में होता है वो बता दिया। अब इसके बाद में चलते हैं, जो भी मैं बोलता हूँ लिखाया हुआ नहीं है उसको आप नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद में है दोस्तों टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 है कि प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने से पहले फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब अपने को क्या बताना है, जो फ्रूट और वेजिटेबल है उनको कटाई से पूर्व क्या क्या कारक है जो प्रभावित कर सकते हैं। ये अपन लगभग हर सब्जेक्ट में पढ़ते आते हैं कि जो फसल है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं, पहला है इन्वायरमेंट फैक्टर, वातावरणीय कारक। दूसरा है कल्चरल फैक्टर, फसल संबंधी। और इसके बाद में है ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद में है अपन बात करते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर, तापमान उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी अपन साइंस पढ़े हैं उसमें पढ़ते आ रहे हैं। टेम्परेचर किसको प्रभावित करता है, वृद्धि को प्रभावित करता है। तो प्री हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट से पहले उसकी क्वालिटी को प्रभावित तो करेगा ही, फ्रूट और वेजिटेबल्स को। अब इसके बाद में है लाइट, लाइट कैसे करेगी, जैसे लाइट में एंथोसाइनिन है, जो लाइट होती है उससे किसका निर्माण होता है, एंथोसाइनिन का निर्माण होता है टमाटर में। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब एंथोसाइनिन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और अगर प्रकाश ही उसको अच्छे से नहीं मिल पाएगा तो वो लाल रंग नहीं हो पाएगा। आई होप क्वालिटी इस प्रकार से इसकी प्रभावित होती है। इसके बाद में है रेन, वर्षा क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। इसके बाद में है विंड, हवा, हवा से फल टूट जाते हैं वगैरह और झड़ जाते हैं तो उससे गिरने से उसकी क्वालिटी में लॉस हो जाता है। ह्यूमिडिटी सापेक्ष आता था उसकी। इसके बाद में है कल्चरल फैक्टर, मिनरल न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे तो उस जो फल और सब्जी है उसमें भी न्यूट्रिशन की कमी होगी। इसके बाद में है इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई, सिंचाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी तो जो फल और सब्जी है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसके बाद में है ट्रेनिंग, फूडिंग नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ट्रेनिंग हो जाएगा, फूडिंग हो जाएगा, वेराइटी अच्छी यूज नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी भी क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। डिजीज और पेस्ट क्या कर देते हैं, इसकी जो क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछा था दूसरे टॉपिक में, तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, जैसे डिजीज और पेस्ट लिख दोगे कि डिजीज और पेस्ट के कारण भी क्या हो सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो सकता है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। तीसरा तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग कारण क्या है, तीसरा है ऑक्सिन, मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स में आ जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, अगर ऑक्सिन की मात्रा अच्छे से प्रोवाइड है पौधे को तो वो क्या करता है, ऑक्सिन आकार में वृद्धि करता है, उसके आकार में, जो फल और सब्जी है उसके आकार में वृद्धि करता है। जिब्रेलिक एसिड फलों को बीज रहित बनाने में क्या करता है, हेल्पफुल रहता है। अब जो जिब्रेलिक एसिड है इसकी मात्रा अगर प्लांट में होगी नहीं तो फल रहित नहीं बनेंगे, फल क्या बनेगा उसमें, जो बीज है वो क्या बनेगा,
मोटा बनेगा। और जो बीज रहित अपने को फल अगर प्राप्त करने हैं तो क्या, जिब्रेलिक एसिड का यूज करेंगे। ऑक्सीजन में बड़ा आकार प्राप्त करने के लिए अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो छोटा आकार प्राप्त होगा। इसके बाद में साइटोकाइनिन आ जाएगा। इथाइलिन किसमें काम में आता है, फलों को पकाने में। अगर ग्रोथ रिटार्डेंट होंगे तो वो वृद्धि को क्या करेंगे, रोकेंगे। वृद्धि को क्या करेंगे, रोकेंगे। आई होप आपको समझ में आऊंगा कि प्री हार्वेस्ट मतलब कटाई से पूर्व 3 प्रकार के एनवायरमेंटल और कल्चरल और ग्रोथ रेगुलेटर्स ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनके अंदर भी अपन ने चर्चा की। ये सभी क्या करते हैं, कटाई से पूर्व इनको वेजिटेबल्स और इनकी क्वालिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपने को पढ़ना है मैच्योरिटी। क्या पढ़ना है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की डेफिनेशन समझिए दोस्तों, वह अवस्था जिस पर उत्पाद अपनी प्राकृतिक वृद्धि, जो फल और सब्जी की प्राकृतिक वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि अगर पूरी हो जाए तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैच्योरिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कोई भी टमाटर है, टमाटर का एक निश्चित आकार होता है तो वो आकार ले लेता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योरिटी मतलब इसको 3 स्टेज में बांटा गया। पहला है मैच्योरेशन, दूसरा है राइपनिंग, चौथा क्या है, सॉरी तीसरा क्या है, सीनेसेंस। क्या है, सीनेसेंस इसको बोलते हैं। मतलब ये अंतिम अवस्था है, इसकी समझते हैं अभी। पहला है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या हो जाता है, खाने योग्य आकार हो जाता है। क्या हो जाता है, जो फल और सब्जी होती है उसका खाने योग्य आकार हो जाता है, पर उसको खा नहीं सकते, कंजप्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब खाने योग्य आकार तो प्राप्त कर लेगा, वो पूरी तरह विकसित भी हो जाएगा, पर वो क्या नहीं होगा, टेस्ट उसका नहीं होगा खाने लायक। उसमें ओनली मैच्योरेशन होता है, खाने योग्य आकार प्राप्त होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। अब है राइपनिंग। क्या है, राइपनिंग। राइपनिंग में क्या हो जाता है, ये खाने योग्य हो जाता है, इसका टेस्ट क्या हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसके बाद में सीनेसेंस। सीनेसेंस में क्या होता है, ये क्या होता है, एक बुढ़ापा आ जाता है। जैसे फल और सब्जी होता है उसका क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। उसमें क्या होता है, ये अंतिम चरण होता है। इस चरण से क्या होने लगते हैं, फल और सब्जियां खराब होने लगती है। इन 3 स्टेज का क्या रखना, ध्यान में रखना। इसके बाद में है दोस्तों, अपने मैच्योरिटी में क्या दे रखा है, मैच्योरिटी से कैसे कैसे प्रभावित होती है, मैच्योरिटी कैसे होती है, मैच्योरिटी को डिटर्मिनेट्स कैसे करते हैं। एक आगे भी टॉपिक है उसमें मैच्योरिटी इंडेक्स पूछ रखा है, तो इसी टॉपिक में मैच्योरिटी वाले में अपन संपूर्ण मैच्योरिटी की चर्चा कर लेंगे। अब मैच्योरिटी की अपन ने 3 स्टेज की बात कर ली। इसके बाद में करते हैं कि मैच्योरिटी को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। जो मैच्योरिटी है उसको 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। पहला क्या है, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी। इसमें क्या होता है, मतलब जो वह स्तर होता है जिस पर फल और सब्जियों को क्या करते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। मतलब हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी कब होती है, जब क्या करते हैं, जो फल और सब्जियां हैं उनको किसके लिए बेचते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बेचते हैं। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, उस स्तर को क्या बोलते हैं, उस परिपक्वता को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी बोलते हैं। इसके बाद में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, मतलब शारीरिक परिपक्वता। इसमें क्या होती है दोस्तों, जो फल और सब्जी होती है पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती है। क्या करती है, पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कॉमर्शियल मैच्योरिटी। क्या है, कॉमर्शियल मैच्योरिटी। कॉमर्शियल मैच्योरिटी क्या होती है, बाजार की आवश्यकता। बाजार की आवश्यकता किस आधार पर है, उसके अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी यूज में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल मैच्योरिटी। उदाहरण से समझिए इसको। उदाहरण कैसे, जैसे टमाटर है। टमाटर 2 प्रकार से अपन यूज में ले सकते हैं। टमाटर में 2 प्रकार से कैसे, टमाटर में एक चीज तो बाजार में आवश्यकता होती है, क्या बाजार में होती है, एक तो हरे टमाटर बिकते हैं बाजार में सब्जी के लिए, एक रेड टमाटर भी बिकते हैं। तो दोनों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसके बाद में है हार्वेस्ट मैच्योरिटी। फल की कटाई के लिए तैयार होने के जो संकेत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट मैच्योरिटी होती है। आई होप आपको चारों प्रकार की मैच्योरिटी समझ में आई होगी। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैच्योरिटी। मतलब मैच्योरिटी को मापने के क्या है, मेथड देखने हैं। देखिए दोस्तों, पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और
फिजियोलॉजिकल मेथड, मतलब अपने को जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैच्योरिटी को मापने की जो विधियां हैं, मतलब जो मैच्योरिटी परिपक्वता हो गई, इसको कैसे मापते हैं दोस्तों, इसको आसानी से समझ सकते हैं अपन। देखिए, पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में अपन फार्मर है, आई होप एग्रीकल्चर जो करता है वो लगभग किसानों के बेटे बेटियां होते हैं। तो देखिए, वो सभी जानते हैं, फल और सब्जियों को देखे हुए भी हैं, पकते हुए भी देखते हैं, तो उनके मेथड आसानी से आप समझ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, उसकी साइज देखते हैं। जैसे आप सभी को पता है टमाटर की क्या साइज रहती है, तो आप सभी को देख के, उसकी साइज को देख के क्या लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये परिपक्व हो गया या नहीं हुआ। फिर उसकी आकृति को देख के, क्या आकृति को देख के, फिर इसको कलर को देख के, जैसे रेड कलर होते ही अपन क्या देख लेते हैं कि ये क्या हो गया, टमाटर पक गया। इसके बाद में उसकी टेक्सचर को देख के भी क्या लगा सकते हैं, परिपक्वता का पता लगा सकते हैं, मैच्योरिटी का पता लगा सकते हैं। यह हो गया फिजिकल, मतलब बाहरी जो देख के उसका क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसके बाद में है दोस्तों केमिकल मेथड। क्या है दोस्तों, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, उसके टीएसएस का पता लगा के, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, उसका पता लगा के क्या कर सकते हैं, मतलब मैच्योरिटी का पता लगा सकते हैं। जैसे फल और सब्जियां होते हैं, इनके इंडेक्स की अपन आगे चर्चा करेंगे, मैच्योरिटी इंडेक्स की, उसमें अपन चर्चा करेंगे टीएसएस से कैसे लगाते हैं। अब दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी फल है, उसमें फिक्स टीएसएस की मात्रा होती है कि इस फल में इतनी टीएसएस की मात्रा होती है, तो उतनी टीएसएस की मात्रा हो जाए अगर फल में, तो उसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। उस सब्जी को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एसिडिटी, मतलब उनमें अम्लता और टीएसएस क्या होता है, एक फिक्स मात्रा में होता है तुड़ाई के समय, तो उनको क्या कर लेते हैं, टीएसएस और अम्लता के आधार पर क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड, किसका, परिपक्वता का पता लगाने का। इसके बाद में फिजियोलॉजिकल, मतलब एक रेस्पिरेशन रेट, मतलब जो परिपक्वता के समय जो रेस्पिरेशन रेट होती है, उसके आधार पर अपन क्या लगा सकते हैं, मैच्योरिटी लगा सकते हैं, मैच्योरिटी का पता लगा सकते हैं। ये अपन इंडेक्स से समझेंगे अभी, मैच्योरिटी इंडेक्स से कि कैसे इनका पता लगा सकते हैं। पहले तो आप मेथड को समझिए। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के आधार पर अपन क्या लगा सकते हैं, मैच्योरिटी का पता लगा सकते हैं। मैच्योरिटी परिपक्वता का पता लगाने के तीन मेथड है। पहला कौन सा है, फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में क्या देखते हैं, साइज, शेप और कलर, टेक्सचर। और जो केमिकल मेथड है उसमें टीएसएस देखते हैं, एसिडिटी देखते हैं। इसके बाद में फिजियोलॉजिकल मेथड में रेस्पिरेशन देखते हैं और प्रोडक्शन देखते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है राइपनिंग। राइपनिंग में क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है मैच्योरिटी और क्या होता है राइपनिंग। राइपनिंग में देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें फल और सब्जियां होती है, जो फल और सब्जियां होती हैं, स्वाद, गुणवत्ता और रंग और अन्य संरचनात्मक गुण निर्धारित करते हैं। मतलब राइपनिंग एक ऐसी स्टेज है, उस पे जो फल होता है उसका स्वाद, गुणवत्ता, रंग वगैरह क्या हो जाते हैं, निर्धारित होते हैं। जैसे राइपनिंग किसको बोलेंगे अपन, जो टमाटर है, टमाटर राइप कब होता है, जब उसका स्वाद देखते हैं एक तो, एक उसका रंग देखते हैं, एक उसकी गुणवत्ता देखते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइपनिंग बोलते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, मैच्योरिटी इंडेक्स। अपने को एग्जाम में पूछता है कि विभिन्न फलों की क्या लिखिए, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इंडेक्स। मैच्योरिटी इंडेक्स अपने सिलेबस में है। उस मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होती है, जिस इंडेक्स के आधार पर अपन क्या लगा सकते हैं, परिपक्वता का पता लगा सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी इंडेक्स बोलते हैं। अब देखिए, पहला फल कौन सा है, किन्नो। किन्नो में अपन कैसे पता लगाएं कि वो पक गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, मतलब टीएसएस, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर देना, पीडीएफ में आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं और जो अम्लता होती है उसका अनुपात अगर 12:1 और 14:1 के
मध्य हो तो क्या हो सकता है, उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई के लिए ये सफिशिएंट टाइम है। अब देखिए दोस्तों, किन्नो है, किन्नो के लिए मैच्योरिटी इंडेक्स। अब पहले तो डिटर्मिनेशन के मेथड बताए थे, अब है मैच्योरिटी इंडेक्स की किस टाइम पर उसकी तुड़ाई करें। जब टीएसएस और अम्लता का अनुपात कितना हो जाए, 12:1 से 14:1 के बीच में हो जाए, तो उसका क्या कर सकते हैं, तुड़ाई कर सकते हैं किन्नों की। इसके बाद में है संतरा। संतरा में क्या हो, संतरा में अगर टीएसएस की मात्रा 10 वृक्ष या इससे अधिक हो, तो उसमें क्या, उसकी संतरा की तुड़ाई कर सकते हैं। अब है वृक्ष और अम्लता। वृक्ष और अम्लता का अनुपात जब कितना हो, 14 से कम हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, संतरा की तोड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। अंगूर क्या है, अंगूर में देखना है कि अपन अंगूर की तुड़ाई कब कर सकते हैं। जब अंगूर में रस बन जाए और उसका आकार क्या हो जाए, आकार अच्छा हो जाए, जैसा उसका आकार होना चाहिए था, और आकर्षक रंग हो जाए, तो उसको क्या कर लेनी चाहिए, तुड़ाई उसकी कर लेनी चाहिए। मतलब इसमें रंग के आधार पर और जो रस होता है उसके आधार पर क्या करते हैं, मैच्योरिटी मापन करते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। लीची, लीची में जो मैच्योरिटी का सूचकांक है वो देखिए दोस्तों। जब लीची में कुल टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, और उसके बाद में अम्लता, उसका अनुपात अगर 70:1 हो, मतलब टीएसएस और अम्लता का अनुपात 70:1 हो, तो लीची की क्या कर लेनी चाहिए, तुड़ाई कर लेनी चाहिए। 70:1 क्या हो, टीएसएस और अम्लता का अनुपात हो, तो उस समय अब ये क्या दर्शाता है कि फल क्या हो गए, परिपक्व हो गए, उनकी तुड़ाई कर लो। लीची में परिपक्वता मैच्योरिटी इंडेक्स का पता लग गया। इसके बाद में है अनार। अनार में क्या होता है दोस्तों, जो अनार होता है, सॉरी, पोमग्रेनेट, उसमें 140 से 160 दिन बाद में फल क्या हो जाते हैं, इसमें अवधि के आधार पर क्या करते हैं, तुड़ाई करते हैं। 140 से 160 दिन बाद में क्या हो जाते हैं, वो तोड़ने लायक हो जाते हैं। अब इसके बाद में है दोस्तों, अगर इसका टीएसएस, दूसरा इसका क्या है, मैच्योरिटी इंडेक्स में है कि अगर इसका टीएसएस कितना हो, 8.5 से 10 के बीच में हो, और अम्लता 0.6 से 0.7 के बीच में हो, तो उसको क्या कर लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। और अगर इनका अनुपात देखें टीएसएस और अम्लता का, तो 70:1 हो, जब अनार का टीएसएस और अम्लता का अनुपात 70:1 हो, तो अनार की क्या कर लेनी चाहिए, तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद में है लोकाट। लोकाट एक फल होता है, उस इस फल के पकने जब ये पकता है तो पीले रंग का और सिंदूरी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीले और सिंदूरी रंग का ये लोकाट फल हो जाता है। तब इसकी क्या कर लेनी चाहिए, तुड़ाई कर लेनी चाहिए। फिर इसके बाद में है नारंगी। नारंगी में क्या होता है, 9 महीने का समय लगता है पुष्प से लेकर, जब पुष्प स्टार्ट होते हैं, पुष्पन की क्रिया स्टार्ट होती है, तब से लेके फल बनने तक कितना समय लगता है, 9 महीने लगता है। और फल किस रंग के हो जाते हैं, नारंगी रंग के हो जाते हैं। तो इसकी क्या कर लेनी चाहिए, तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों राइपनिंग। राइपनिंग की डेफिनेशन एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। राइपनिंग की डेफिनेशन क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, फल स्वाद, गुणवत्ता, रंग तथा अन्य संरचनात्मक गुण निर्धारित करता है। जैसे मान लो कोई फल है, उसके स्वाद, उसकी गुणवत्ता और उसका रंग क्या करते हैं, राइपनिंग, मतलब खाने योग्य हो जाए। राइपनिंग का सीधा सा मतलब है, जब कोई फल खाने योग्य हो जाते हैं, उसमें खाने योग्य क्या हो जाए, स्वाद बन जाए, रंग हो जाए और गुणवत्ता हो जाए, तो उसको बोलते हैं राइपनिंग। उसी स्टेज को क्या बोलते हैं दोस्तों, राइपनिंग बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं टाइप्स ऑफ राइपनिंग। क्या है, टाइप्स ऑफ राइपनिंग। आई होप आपने ये दोनों टाइप्स तो सुने होंगे, जेट में भी थे, 11th में भी थे, 12th में भी थे। अब इसके बाद में है दोस्तों राइपनिंग। पहला है क्लाइमेट्रिक राइपनिंग, दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक राइपनिंग। क्या है, पहला है क्लाइमेट्रिक, दूसरा क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक राइपनिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्लाइमेट्रिक जो राइपनिंग होता है, तुड़ाई के बाद श्वसन में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब जो क्लाइमेट्रिक राइपनिंग होती है, अगर उसमें तुड़ाई कर ले तो उसके बाद में भी क्या होती रहती है, श्वसन में वृद्धि होती रहती है। अगर ये फल कौन से होते हैं, मतलब क्लाइमेट्रिक जो राइपनिंग होती है कौन से फलों में पाई जाती है, अगर उनको देखें तो देखिए दोस्तों, ट्रिक अपन देख सकते हैं कि जो भी
मीठे फल होते हैं ना, उनमें कौन सी राइपनिंग पाई जाती है? क्लाइमेट्रिक राइपनिंग पाई जाती है। क्लाइमेट्रिक राइपनिंग को और भी समझे तो दोस्तों, ये जो फल होते हैं क्लाइमेट्रिक, ये क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो तुड़ाई कर ली, अब इनको अभी तुड़ाई कर ली, तो ये मतलब मान लो को थोड़ी कच्ची अवस्था में तोड़ ली, थोड़ी कच्ची अवस्था में तोड़ ली, तो उसके बाद में भी ये तोड़ने के बाद में भी इनमें श्वसन क्रिया की वृद्धि होती रहती है, मतलब ये पक सकते हैं। तुड़ाई के बाद में भी इनको क्या कर सकते हैं? पका सकते हैं। इनकी ट्रिक क्या है? मीठे फल, मीठे फल जैसे आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, ये पकने के बाद सॉरी तुड़ाई के बाद में भी पक सकते हैं, मतलब इनमें थोड़ी पक्की अवस्था में, कच्ची अवस्था में भी तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक, मतलब इनको तोड़ने के बाद में नहीं पका सकते। देखिए दोस्तों, इनमें श्वसन जो श्वसन दर है वो क्या होती है? कम होती है पकते समय। और जो ट्रिक है खट्टे फल और कड़वे फल, खट्टे और कड़वे फल जैसे नींबू वर्गीय हो गया, अंगूर हो गया, बेर हो गया, ये क्या है? नॉन क्लाइमेटिक फल है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, राइपनिंग और मेच्योरिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने एक टॉपिक है कि चेंजेज अकर्स ड्यूरिंग राइपनिंग, मतलब जो पकते समय कोई भी फल है, कोई भी फल है, सब्जी है, उसमें पकते समय क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये अपने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसमें क्या होता है? एक तो कलर का चेंजेस होता है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, और इसमें अभी मैंने इसमें थ्योरी नहीं लिखा, बस कलर लिख दिया, तो इसमें आपको भी रटने की जरूरत नहीं है, अपनी सभी चीजें ये देखी हुई है। तो अगर रटोगे तो रट्टू तोता बनोगे। आपको क्या करना है? समझना है इन चीजों को कि कलर चेंज कैसे होता है। राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब अभी मैंने बताया था कि गुणवत्ता चेंज हो जाती है, रंग चेंज हो जाता है, स्वाद चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल अपन वो ही ले लेते हैं, क्या? टमाटर ले लो, या अब की बार आम ले लो। आम में क्या ले लिया अपन ने? एग्जाम्पल ले लिया। अब उसमें राइपनिंग मतलब पकते समय क्या क्या कलर में चेंजेस आता है। पहले आपको पता हो तो हरा रहता है आम। कैसे रहता है? हरा रहता है। जैसे जैसे पकने लगता है पीले कलर का होने लगता है। आई होप आपको ये सब पता होगा कि पहले आम कैसे रहता है? हरा रहता है। इसके बाद में जैसे जैसे वो क्या होता है? पकता है तो पीले कलर का हो जाता है, आम का फल लिखा हुआ होगा। अब यही ले लो आप टमाटर का। टमाटर जैसे क्या होता है? शुरू में हरा होता है, इसके बाद में जैसे जैसे पकता है तो पहले पीला होगा, उसके बाद में क्या होगा? लाल होगा। उसके बाद में क्या होगा? लाल होगा। कलर वाला आपको समझ में आया होगा। पहले तो आपको लिखना है कि जो जब फल क्या होता है? राइप होता है, पकता है, तो उस टाइम क्या होता है? उसके कलर में चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं इसमें? मतलब जो जैसे एग्जांपल लेके बता देना, आम में चेंजेस क्या क्या होते हैं, और जो टमाटर में चेंजेस क्या क्या होते हैं, बस इतना ही लिखना है इसके अंदर। इसके बाद में है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल को भी मैं समझा देता हूँ कि कार्बनिक अम्ल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब फल पकता है तो फल में जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या रखना है कि इसमें जो फल होते हैं उसके जो कार्बनिक अम्ल क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अपने को क्या समझ लेना चाहिए कि फल क्या हो गया? राइप हो गया, पक गया। इसके बाद में है टेक्सचर। टेक्सचर में भी चेंजेस आ जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे आम है, आम में क्या होता है? पहले तो कठोर होता है, पहले कठोर होता है, उसको केरी भी बोलते हैं, तो कच्चा आम होता है उसको। तो पहले कठोर होगा, इसके बाद में धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगी? थोड़ा कोमल होगा, तो उसके टेक्सचर में भी क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। टेस्ट, टेस्ट उनके स्वाद में भी क्या होगा? पहले आम क्या होता है? खट्टा होता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है? मीठा होने लगता है। एरोमा, सुगंध, सुगंध भी उनकी क्या होने लगती है? चेंजेस होने लगती है। पहले किसी प्रकार की सुगंध नहीं आती, लास्ट में क्या आती है? एरोमा, सुगंध आती है। तो उससे अपन क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ये कोई मेथड नहीं थी, ये तो अपने को इतनी बात पूछी थी कि राइपनिंग के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये 5 प्रकार के चेंजेस लिख देना, जो मैंने चीज बताई वो लिख देना इसके अंदर। इसके बाद में है फैक्टर अफेक्टिंग राइपनिंग। राइपनिंग को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो टेम्परेचर प्रभावित कर सकता है, CO2 प्रभावित करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके बाद में ऑक्सीजन, रेडिएशन, एयर, ह्यूमिडिटी, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये तो प्रभावित करने वाले कारक तो अपन हर जगह ही पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं? राइपनिंग को क्या करते हैं?
प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अपना चौथा टॉपिक है, क्या है दोस्तों, रेस्पिरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन रेट। मतलब अपने को पढ़ना है श्वसन और श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक, फल और सब्जियों में श्वसन दर और श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं रेस्पिरेशन की ओर। रेस्पिरेशन होता क्या है, इसमें श्वसन दर तो आप सभी को पता होगा वैसे, पर फल और सब्जियों में कैसे होते हैं देखिए। जो श्वसन श्वसन क्या होता है, जो तोड़े हुए फल और सब्जियां होते हैं उनमें सही या खराब होने की एक प्रमुख क्रिया है। श्वसन क्या है, जो फल और सब्जियां हैं उनमें सही होने के क्या है, एक प्रमुख क्रिया है खराब होने की, एक श्वसन की। उनमें श्वसन क्रिया अगर होती रहती है तुड़ाई के बाद में भी, तो उनके खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसके बाद में पहला पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद में है दूसरा, उत्पाद के कटाई के बाद में भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जिन फल और सब्जियों में क्या होते हैं, जो श्वसन की क्रिया होती है, तो वो क्या रहते हैं, फल उत्पाद कटाई के बाद में भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उनकी जो जीवित कोशिकाएं हैं वो सुरक्षित ऊर्जा के लिए, किसके लिए, सुरक्षित ऊर्जा के लिए क्या करती है, जो जीवित कोशिकाएं हैं सुरक्षित ऊर्जा के लिए क्या करती है, श्वसन करती है। इसके बाद में है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन रेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। पहला फैक्टर क्या होगा, प्लांट फैक्टर। इनको रटने की कोशिश मत कीजिए, बस आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स है पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, उनकी प्रोसेस को बस दिमाग में डालिए, सीधा रटिए मत। प्लांट फैक्टर होता है पहला, पौधे संबंधी जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन रेट को, श्वसन दर को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में है इन्वायरमेंट फैक्टर, वातावरणीय कारक भी क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन रेट है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब जो प्लांट फैक्टर्स है, प्लांट फैक्टर्स में समझते हैं। पहला हो जाएगा सोल्यूबल शुगर, घुलनशील जो शुगर होती है वो जाएगी। इसके बाद में प्रोपोर्शन ऑफ लिविंग सेल की जो प्रोपोर्शन होता है वो। इसके बाद में वाटर कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्तों, पहला है सोल्यूबल शुगर, मतलब अगर किसी फल में क्या होगा, ग्लूकोज अधिक होगा तो श्वसन दर भी क्या होगी, श्वसन दर भी अधिक होगी। अगर किसी फल में क्या है, ग्लूकोज अधिक है तो उसकी श्वसन दर भी क्या होगी, अधिक होगी। इसके बाद में है प्रोपोर्शन ऑफ लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल की संख्या अधिक है, जीवित कोशिकाओं की संख्या अधिक है तो श्वसन दर भी क्या होगी, अधिक होगी। मतलब आपको यही चीज नहीं लिखी आनी शॉर्ट में, मतलब आपको मैंने तो ये समझाने के लिए कहा है। सोल्यूबल शुगर में क्या लिखोगे, अगर किसी फल और सब्जी में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तो श्वसन दर क्या होगी, अधिक होगी। अगर किसी फल और सब्जी में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा कम है तो श्वसन दर क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से जो सोल्यूबल शुगर है वो क्या करती है, रेस्पिरेशन रेट्स को प्रभावित करती है। इतना मैटर आपको लिखना है। अब इसके बाद में प्रोपोर्शन ऑफ लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल अधिक होगी तो श्वसन दर भी अधिक होगी। वाटर कंटेंट, जैसे रसीले क्या है, रसीले मान लो फल है, कोई रसीले फल और सब्जियां हैं, उनमें क्या होगी, श्वसन दर अधिक होगी, शुष्क फलों के कम। जो कम रसीले पदार्थ होते हैं उसमें श्वसन दर कम होगी, और या तो सीधा सा समझ लीजिए, जिनमें वाटर कंटेंट अधिक होगा श्वसन दर अधिक होगी, वाटर कंटेंट कम होगा उनमें श्वसन दर क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में इन्वायरमेंट फैक्टर वातावरणीय कारक भी क्या करते हैं, वातावरणीय कारक भी क्या करते हैं, फल और सब्जियों की श्वसन दर को प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ O2 प्लस CO2। देखिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आप थ्योरी बना के आप लिखिए ना, कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, O2, जिसमें O2 की फल और सब्जियां हैं, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो श्वसन भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर CO2 की मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, तो श्वसन क्या होगा, कम होगा। इसके बाद में है टेम्परेचर अधिक होगा तो श्वसन भी क्या होगा, अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो श्वसन अधिक होगा, तापमान कम होगा तो श्वसन भी क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको रेस्पिरेशन रेट और ये इसको प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में चलते हैं टॉपिक नंबर 5 की ओर। टॉपिक नंबर 5 में अपन ने मैच्योरिटी इंडेक्स समझ ली थी।
क्या समझ ली थी दोस्तों? मैच्योरिटी इंडेक्स। अभी विभिन्न फलों की मैंने मैच्योरिटी इंडेक्स बताई, उसकी डेफिनेशन भी बता दी और मैच्योरिटी के बारे में भी अपन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। इसके बाद में है अपन ने को क्या पढ़नी है, एक तो हार्वेस्टिंग पढ़नी है, एक फील्ड हैंडलिंग पढ़नी है। सही दोस्तों। हार्वेस्टिंग पहले क्या पढ़ेंगे? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? किसी भी उत्पाद को हाथों या यंत्रों से पौधे या मूल भाग से या उसके मूल स्थान से क्या करना? अलग करना। डेफिनेशन क्या है? किसी भी उत्पाद को हाथों या अन्य किसी उपकरण से क्या करना, या मूल स्थान से क्या करना? अलग करना या हटाना ही क्या होता है? हटाना ही होता है दोस्तों हार्वेस्टिंग। क्या? उसके मूल स्थान से हटाना या पौधे से अलग करना किसी उत्पाद को ही क्या होता है? हार्वेस्टिंग होता है। ये आपको समझ में होगा। इसके बाद में है दो प्रकार से क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है। इसमें तो मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपको भी पता है हार्वेस्टिंग आप भी करते हो, कटाई वगैरह आप भी करते हो। हैंड हार्वेस्टिंग। हैंड हार्वेस्टिंग क्या करते हैं? फल और सब्जियों की हाथों से तुड़ाई करते हैं। इसमें टाइम अधिक लगता है, सस्ता रहता है ये। अब इसके बाद में है हाथों से तुड़ाई वाला तो समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, आपने देखा भी होगा। मैकेनिकल हार्वेस्ट अपने इंडिया में ये बहुत कम होता है, पर फिर भी आजकल मशीनें वगैरह आ गई है हार्वेस्टिंग करने की, फल और सब्जियों की तुड़ाई करने की। इसमें टाइम कम लगता है, कम समय में अपन क्या कर सकते हैं? अधिक तुड़ाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में है यंत्रों के द्वारा होती है ये। अब इसके बाद में है फील्ड हैंडलिंग। फील्ड हैंडलिंग का मतलब है जैसे किसी फल और सब्जी को अपन तुड़ाई कर लिए, तुड़ाई करने से लेके बेचने तक, कंज्यूमर्स तक, जो उपभोक्ता है उनको पहुंचाने तक जो क्रियाएं होती है वो किस में आती है? फील्ड हैंडलिंग में आती है। देखिए दोस्तों, कटाई के बाद उन सभी प्रक्रियाओं को दिया गया नाम जिसके माध्यम से फल और सब्जियों को तुड़ाई के समय से लेके उपभोक्ता तक पहुंचाना है। मतलब तुड़ाई से लेके और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड हैंडलिंग। अब इसको अपन समझते हैं फ्लो चार्ट से। किससे समझेंगे? फील्ड हैंडलिंग को समझेंगे फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट से समझिए दोस्तों। पहला है फ्लो चार्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब अपने को क्या पढ़ना है? फ्रूट्स का क्या पढ़ना है? पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। क्या पढ़ना है? पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग पढ़ना है। किसका? फ्लो चार्ट पढ़ना है फ्रूट्स का। मतलब फलों को तुड़ाई से लेके कंज्यूमर्स तक क्या क्या क्रियाएं की जाती है वो पढ़ेंगे दोस्तों। आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा और मैं साथ साथ समझाता रहूंगा, उनमें आप या तो समझ जाओ या लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना। अब दोस्तों देखिए, फल और सब्जी, फलों की क्या करते हैं? पहले ओनली फलों का पढ़ रहे हैं, उसके बाद में वेजिटेबल्स का पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे? फ्रूट्स में पहले फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। हार्वेस्टिंग कर लिए, इसके बाद में क्या करते हैं? प्री कूलिंग, मतलब उनको क्या करते हैं? ठंडा वातावरण देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। उनमें उनमें क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं, मतलब छटाई करते हैं। जो खराब है उनको अलग कर देंगे और जो बढ़िया फल है उनको अलग कर देंगे। मतलब जो खराब है और जो किसी आकृति के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो उसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। फिर इसके बाद में क्या कर देंगे? वॉशिंग, मतलब उनकी धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद में क्या करेंगे? उनमें वैक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे? ये वैक्सिंग है दोस्तों। वैक्सिंग करेंगे। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है? उनपे एक परत चढ़ाते हैं। परत चढ़ाने के बाद में क्या होता है? उनमें अगर परत चढ़ा देंगे, परत चढ़ाने के बाद में उनमें क्या नहीं होता? वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। जो इंटरसेल्युलर वाटर है उसका नुकसान नहीं होता और सूक्ष्म जीव वगैरह है ये भी अटैक उस पर नहीं कर सकते। तो वैक्सिंग आपको समझ में आ गया होगा। अभी 3-4 प्रोसेस और समझेंगे, उनमें भी वैक्सिंग आएगा। तो एक बार मैंने बता दिया वैक्सिंग क्या होता है। अब इसके बाद में है साइजिंग। मतलब वैक्सिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? साइजिंग या ग्रेडिंग करेंगे कि मध्यम फल के अलग और जो उच्च बड़े आकार के हैं वो अलग और छोटे जो फल हैं उनको अलग करेंगे। मतलब साइजिंग कर लिए। इसके बाद में पैकेजिंग करेंगे उनकी साइजिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या कर देंगे? स्टोरेज कर देंगे, मतलब उनको भंडारण कर दिया। ये तो हो गई पहली प्रोसेस। प्रोसेस वही है पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। भंडारण कर दिया, एक किसान के पास था, उसने कटाई करने के बाद में ये सभी स्टोरेज तक क्रिया कर ली। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन कर देता है, वो परिवहन कर देता है उनको, स्टोरेज से परिवहन के लिए भेज देता है, बेचने के लिए भेज देता है। फिर इसके बाद में ये किसके लिए जाता है? होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर किसको बोलते हैं? जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में बेचते हैं। सॉरी, क्या बड़ी मात्रा में ही तो खरीदेंगे और बड़ी मात्रा में ही क्या करेंगे? बेचेंगे। वो मतलब ऐसे रिटेलर्स की तरह नहीं बेचते।
देखिए दोस्तों, होलसेलर के पास पहुंच गया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। फिर इसके बाद में ये क्या करेगा, रीसोर्टिंग करेगा। क्या करेगा, रीस्टोरिंग, सॉरी रीस्टोरिंग करेगा। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है, वापस उसको स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद में रीसाइजिंग करेगा, ये साइज वगैरह वापस करेगा, और जो खराब वगैरह है उनको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। फिर क्या करेगा, रीपैकेजिंग, मतलब वापस क्या करेगा, उनकी पैकिंग करेगा। फिर इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, फिर बेच देगा। किसके लिए, रिटेलर्स के लिए। जो रिटेलर्स जो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्रा में क्या करते हैं, बेचते हैं कंज्यूमर्स को। फिर रिटेलर किसको बेचेंगे, कंज्यूमर्स को बेचेंगे। ये दोस्तों किसका है, फलों का पोस्ट हार्वेस्ट फ्लो चार्ट है, फील्ड हैंडलिंग। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स में क्या है, वेजिटेबल्स में है दोस्तों पहला हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद में प्री कूलिंग, वही ठंडा कर देंगे। फिर इसके बाद में है क्लीनिंग, मतलब साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद में उनमें ट्रिमिंग, मतलब काट छाट करते हैं। काट छाट करने के बाद में उनको आकार के आधार पर क्या कर लेंगे, ग्रेडिंग कर लेंगे उनकी। इसके बाद में है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है उनको छांटना। जैसे मान लो खराब फल है उनको अलग कर देंगे और को अलग कर देंगे। इसके बाद में है दोस्तों क्यूरिंग। क्यूरिंग में क्या होता है, फल और सब्जियों को सुखाते हैं, सॉरी सब्जियों का बट रहे हैं फ्लोचार्ट। सब्जियों को क्या करते हैं, सुखाते हैं सन ड्राइंग में। इसके बाद में है साइजिंग, उनकी साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अलग अलग इकट्ठे करेंगे। इसके बाद में वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब वही परत चढ़ा देंगे, उससे सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं हो और इंटरसेलुलर वाटर का लॉस नहीं हो। इसके बाद में है पैकिंग। पैकिंग में क्या होता है दोस्तों, पैकिंग कर देते हैं, जो वैक्सिंग की हुई जो सब्जियां हैं उनको पैकिंग कर देंगे। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद में होलसेलर को पहुंचा देंगे, मतलब जो बड़ी मात्रा में क्या करता है, खरीदता है और बड़ी मात्रा में क्या करता है, बेचता है। इसके बाद में होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर वही ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज देगा। किसके पास भेजेगा, रिटेलर के पास भेजेगा। फिर कंज्यूमर को बेच देगा, जो रिटेलर है छोटी छोटी मात्रा में कंज्यूमर को बेच देगा। दोस्तों ये वैक्सिंग है। वैक्सिंग जो अपन फल और सब्जियां खरीदते हैं उनकी चारों तरफ की हुई होती है, एक मोम की एक परत चढ़ाई हुई होती है। उससे ना तो इंटरसेलुलर वाटर लॉस नहीं होता और फल और सब्जियां खराब कम होती है, सूक्ष्म जीवों का वगैरह का आक्रमण नहीं होता। तो अपन को जब भी फल और सब्जियों का यूज करना चाहिए तो उनको गर्म पानी में धो के या पानी में धो के उनका यूज करना चाहिए। वो बाहरी परत है वो क्या करनी चाहिए, हटानी चाहिए। उसके बाद में यूज करना चाहिए। केमिकल्स वगैरह की परत बनी हुई होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फील्ड हैंडलिंग समझ लिए। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। क्या टॉपिक है दोस्तों, स्टोरेज टॉपिक है। स्टोरेज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संग्रह। फल और सब्जियों को अल्प या दीर्घ अवधि तक रखने के लिए, मतलब फल और सब्जियों को अल्प या दीर्घ अवधि तक किसी निश्चित स्थान पर क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि उनकी उपयोग अवधि में क्या हो, वृद्धि हो। स्टोरेज के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। तो स्टोरेज में क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज में एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उनकी जो फल और सब्जियां हैं उनकी उपयोगिता बढ़े, उपयोग की अवधि बढ़े। सही, ये क्या होता है, स्टोरेज कहलाता है, संग्रहण कहलाता है। इसके बाद में है जो फल और सब्जियां हैं उनका 2% भाग ही किसमें काम में लेते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन में, या उनको परिरक्षण करने में 2% ही काम में लिया जाता है इंडिया में। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब स्टोरेज होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है। सूक्ष्म जीवों के विकास को धीमा करना, सूक्ष्म जीवों के विकास को क्या कर देना, धीमा करना। और जो वाष्पोत्सर्जन से जो हानि होती है उसको क्या करना, कम करना। कोल्ड स्टोरेज में उपयुक्त वातावरण देके उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं फल सब्जियों को। इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज को प्रभावित करने वाले कारक पहला क्या है, पहला है तापमान। इसके बाद में है वायु वेग। इसके बाद में है सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय संरचना। और इसके बाद में वायुमंडलीय संरचना में गैस वगैरह सब कुछ आ जाएगी। इसके बाद में है लाइट आ जाएगी। इसके बाद में भंडारण का संचालन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सभी किससे को प्रभावित करते हैं, स्टोरेज को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है टाइप्स ऑफ स्टोरेज। टाइप्स ऑफ स्टोरेज अपन पहले तो नॉर्मल तरीके से देखते हैं, फिर अपने जो सिलेबस में है वो
अगर आपको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछे तो आप इस प्रकार से लिखना। देखिए दोस्तों, पहला है नेचुरल स्टोरेज। क्या है? नेचुरल स्टोरेज। दूसरा है कॉमन स्टोरेज। तीसरा है कोल्ड स्टोरेज। और चौथा क्या है? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। देखिए दोस्तों, पहला है नेचुरल स्टोरेज। नेचुरल स्टोरेज में क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पर ही उनको कुछ दिनों तक रख सकते हैं। मतलब जो नेचुरल स्टोरेज होता है, प्राकृतिक संग्रहण, मतलब ऐसे कुछ फल ऐसे होते हैं कि उनको जो पेड़ होता है उसी पर रहने दो, उनकी अवधि में उनमें कोई खराब नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल संग्रहण बोलते हैं। उनकी जो क्वालिटी वगैरह है वो लॉस नहीं होगी, पेड़ पर ही वो लगे रहेंगे। तो ये तो हो गया नेचुरल स्टोरेज। इसमें आता है एवोकेडो। क्या आता है? एवोकेडो फल को नेचुरल स्टोरेज करते हैं। उसके बाद में है कॉमन स्टोरेज। कॉमन स्टोरेज में वेंटिलेटेड रूम, वेंटिलेटेड रूम बने रहते हैं। जैसे कोई रूम है, रूम के अंदर क्या होता है? एक वेंटिलेटर लगा होता है जो गर्म हवा को बाहर निकालता है और ठंडी हवा अंदर आती रहती है और गर्म हवा बाहर निकलती रहती है। उसमें जो वेंटिलेटेड रूम होता है उसमें एक निश्चित वातावरण होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है ढेर बनाकर। एक ढेर में अपन क्या कर दिए? इकट्ठे कर दिए। जैसे प्याज को देखा होगा अपने, ढेर में अपन क्या करते हैं? उसको हिप्स बनाकर उनको क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। गड्ढा या खाई खोद कर, गड्ढा या खाई खोद कर उनको क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। इसके बाद में है शीत संग्रहण, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं? कम तापमान पर, जो वातावरण का कम तापमान है उस पर क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। और आर्द्रता को अधिक रखते हुए क्या करते हैं? संग्रहण टाइम बढ़ाते हैं। मतलब आर्द्रता, कोल्ड स्टोरेज होती है उनमें आर्द्रता क्या होगी? अधिक होगी और तापमान क्या होगा? कम होगा। इसके बाद में है नेक्स्ट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। मतलब इनमें क्या होता है? वातावरण क्या होता है? नियंत्रित होता है। वातावरण क्या होता है? नियंत्रित होता है। और उनमें जो भी कंडीशन होगी वातावरण की, टेम्परेचर वगैरह, CO2 वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, वो क्या होगी? एक निश्चित होगी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ स्टोरेज ये चारों प्रकार के समझ में आए होंगे। इसके बाद में देखते हैं अपने जो सिलेबस में है वो देखते हैं। पहला है जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। पहला क्या है? जीरो एनर्जी कूल चेम्बर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में भी पूछता है ये। दोस्तों ये क्या है? एक जीरो एनर्जी, नाम से समझिए पहले। जीरो एनर्जी कूल चेम्बर मतलब इसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती और ये क्या करता है? ठंडा एक चेम्बर होता है, उसमें क्या होता है? फल और सब्जियों में क्या होता है? प्रिरक्षण होता है, संग्रहण होता है, स्टोरेज होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें समझिए ये क्या है? कम लागत वाली भंडारण संरचना है। मतलब इसमें लागत बहुत कम आती है। क्या आती है? लागत बहुत कम आती है। और ये क्या करता है? फल और सब्जियां होती हैं उनको एक निश्चित समय तक, मतलब कम समय तक क्या करता है? स्टोरेज करता है। कम समय तक स्टोरेज करेगा, कम लागत में ये बनेगा। इसके बाद में है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की पावर की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी प्रकार की पावर की आवश्यकता नहीं होती। ये किस पद्धति पर कार्य करता है? वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर ये क्या करता है? कार्य करता है। वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर ये क्या करेगा? कार्य करेगा। इसके बाद में है जब वाष्पीकरण होगा, जब वाष्पीकरण होगा तब वातावरण में क्या नहीं होगी? नमी नहीं होती है। मतलब जब भी अपन वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण होता है, तो जो वायुमंडल होता है उसमें क्या नहीं होती? नमी नहीं होती है। इसको आपको ध्यान नहीं देना है इतना। पहला पॉइंट क्या है? पहला है कम लागत वाली भंडारण संरचना है। इसके बाद में है कम समय तक क्या करते हैं? भंडारित करते हैं। इसके बाद में किसी भी प्रकार की पावर की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर क्या करता है? कार्य करता है। इसके बाद में है दोस्तों, गर्मियों में बाहर का तापमान तो क्या होता है? 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर इनको क्या करते हैं? कूल चेम्बर में क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं फल और सब्जियों को। अब इसके बाद में है दोस्तों, इसमें क्या होता है? जो इवोपरेटिंग कूलर होता है, मतलब इसमें क्या होता है? इवोपरेटिंग कूलर लगा होता है। वो क्या होता है? एक इसमें जो इवोपरेटिंग कूलर होता है उसमें क्या होता है? एक छिद्र युक्त, गीला छिद्र युक्त क्या होता है? बिस्तर होता है। और इसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? फल और सब्जियों को ठंड और नमी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ठंड और सब्जी क्या वो सॉरी ठंड और नमी फल और सब्जियों को प्रदान करते हैं। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कम लागत में ये भंडारित संरचना है।
कम समय के लिए भंडारित कर सकते हैं, और ये किस प्रकार, इसमें किसी प्रकार की पावर की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर कार्य करता है। इसके बाद में है कि जो ये इसमें क्या होता है, इवोपरेटिंग कूलर होता है, और एक छिद्र युक्त क्या होता है, छिद्र युक्त गीला क्या होता है, बिस्तर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फल और सब्जियों को ठंड और नमी प्रदान करके उनको क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। आया होगा आपको जीरो एनर्जी कूल चैम्बर समझ में आया होगा। इसके बाद में है नेक्स्ट स्टोरेज है दोस्तों अपना हाइपोबैरिक स्टोरेज। क्या है, हाइपोबैरिक स्टोरेज। ये क्या है, एक महंगा, मतलब क्या है, वो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर था, वो तो क्या था, एक सस्ता मेथड था। ये क्या है, एक महंगा क्या है, मेथड है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, उत्पाद को वैक्यूम टाइट और रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। जो उत्पाद होता है उसको वैक्यूम टाइट और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें रखा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो पंप द्वारा, वैक्यूम पंप होता है उसके द्वारा दबाव को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। दबाव को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। और जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसमें जो एथिलीन का जो निकास होता है और शोषण दर की कमी होती है, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, मतलब धीमी करते हैं। हाइपोपेरिक स्टोरेज का आप सीधा सा मतलब समझिए। सबसे पहले तो ये महंगा होता है। क्या होता है, महंगा होता है। और इसमें उत्पाद को वैक्यूम टाइट और किस पर रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, वैक्यूम लाइट और रेफ्रिजरेटर में रख लिया, इसके बाद में महंगा मेथड है। इसके बाद में है दोस्तों, जो उत्पाद के द्वारा एथिलीन का निकास होता है, तो उत्पाद के द्वारा किसका निकास होगा, आप समझिए। जो एथिलीन हार्मोन होता है, एथिलीन हार्मोन किसके काम में आता है, फलों को पकाने के काम में आता है। किसके काम में आता है, फलों को पकाने के काम में आता है। श्वसन दर में जब तेजी होती है, मतलब श्वसन दर में तेजी होगी तो फल क्या होंगे, जल्दी पकेंगे, जल्दी खराब होंगे। सही। दो चीज आपको समझ में आई होगी कि एक तो जो फल होते हैं, इस स्टोरेज को मत देखिए, आप पहले यही समझिए कि एक तो एथिलीन होता है, वो फलों को पकाता है और श्वसन दर में क्या करता है, मतलब श्वसन दर की वृद्धि होती है, तब क्या होते हैं, फल पकते हैं और फल खराब भी होते हैं। तो ये जो हाइपोबैरिक स्टोरेज है, इसमें क्या होती है, वैक्यूम लाइट और क्या होती है, रेफ्रिजरेटर होते हैं। ये महंगा मेथड है। इसमें क्या होता है, अब मेरी भाषा में समझिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो उत्पाद होता है एथिलीन का क्या करता है, निकास करता है। एथिलीन का क्या करता है, निकास करता है। तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एथिलीन को इसी स्टोरेज में क्या किया जाता है, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, इसका जो परिपक्व की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टोरेज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद में श्वसन दर अधिक होगी तो फल जल्दी पकेगा, सब्जी जल्दी पकेगी। तो इसलिए श्वसन दर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, कम किया जाता है। आई होप आपको हाइपोबैरिक स्टोरेज समझ में होगा। ये अपना स्टोरेज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ये लास्ट बच रहा है। लास्ट देखिए दोस्तों, मॉडिफाइड इन्वायरमेंट स्टोरेज। मॉडिफाइड इन्वायरमेंट समझ में आसानी से आपको समझ में आएगा कि जो इन्वायरमेंट होता है, जो एक स्टोरेज का इन्वायरमेंट होता है, वो क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है कि इसमें तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और जो CO2 और O2 है, इसके स्तर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। मतलब जो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है, इसमें CO2 और O2 के स्तर में कोई प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं। और तापमान को क्या करते हैं दोस्तों, तापमान को अपन क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसके बाद में स्टोरेज का टॉपिक अपना होता है कंप्लीट। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सातवां। सातवें में क्या है, फल परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां। क्या है, फल और जो सब्जियां होती हैं उनके परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां हैं। सही दोस्तों। इसके बारे में फल और परिरक्षण के सिद्धांत और विधियां पढ़नी है। और एक वैल्यू एडिशन का टॉपिक भी है, वो अपन आगे डेफिनेशन वगैरह और उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि सिद्धांत अलग है, विधियां अलग है। दोस्तों एक ही है। जो सिद्धांत और विधियां हैं वो क्या है, फल परिरक्षण की एक ही है, अलग अलग प्रकार की नहीं है। अब इसके बाद में देखते हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक टेम्परेरी प्रिजर्वेशन और एक परमानेंट प्रिजर्वेशन। जो इसका मेथड है, सिद्धांत है,
इनको दो भागों में बांटा गया है, अस्थायी परिरक्षण और परिरक्षण और स्थायी परिरक्षण। अब देखिए दोस्तों, जो अस्थायी परिरक्षण होता है, इसमें कुछ दिनों या कुछ महीनों तक क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। जो फल और सब्जियां होती है उनको कुछ महीनों या कुछ दिनों तक क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। ये कौन सा आ जाएगा, टेम्परेरी प्रिजर्वेशन पहला आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, पहले तो अपन व्यवस्था करेंगे, मतलब साफ सफाई करेंगे, उसकी क्लीनिंग वगैरह करेंगे। खटे पटे जो भी टूटे फूटे जो फल सब्जियां उनको अलग कर देंगे, और कीटाणु वगैरह है उनको साफ पानी से धोएंगे, और निर्जमीकृत वगैरह ये सब कुछ कर लेंगे। फिर इसके बाद में इनको स्वच्छता कर ली, मतलब पूरी धुलाई वगैरह, वॉशिंग वगैरह सब कुछ कर ली। इसके बाद में क्या करते हैं, निम्न तापक्रम पर इनकी क्या करते हैं, निम्न तापक्रम पर इनको क्या करेंगे, भंडारित करेंगे। निम्न तापक्रम पर अपन क्या करते हैं, भंडारित करेंगे, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। और इससे निम्न ताप पर भंडारित करने से क्या होंगे, जो सूक्ष्म जीव और जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद में चलते हैं उस तापक्रम की ओर। उस तापक्रम में क्या करते हैं, तापमान क्या रखेंगे, उच्च रखेंगे। इसमें कितना तापमान रखेंगे, 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे। इसके बाद में है कि जब उच्च तापमान रखते हैं तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है, जो सूक्ष्म जीव वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, और उनमें क्या हो जाएगी, स्टोरेज की क्षमता अधिक हो जाएगी। अब इसके बाद में है दोस्तों पास्तुरीकरण और ब्लोचिंग। मतलब ब्लोचिंग क्या करते हैं, एक तो ब्लोचिंग करते हैं, एक पास्तुरीकरण करते हैं। ये दोनों ही क्रिया किस पर करते हैं, उच्च तापमान पर करते हैं। इसके बाद में है वायु निष्कासन। मतलब जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया अगर देखें, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया है वो कब होगी, वो कब एक्टिव होंगे, जब उनको O2 की क्रियाशीलता मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तब वो क्या होंगे, क्रियाशील होंगे। अगर O2 की पर्याप्त मात्रा ही नहीं है तो वो क्रियाशील नहीं होंगे, और उनकी क्या हो जाएंगे, वो परिरक्षित रहेंगे वो पदार्थ। आई होप आपको वायु निष्कासन वाला समझ में आया होगा। इसके बाद में है नमी निष्कासन। क्या है, नमी निष्कासन। नमी निष्कासन में क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव वगैरह है उनकी जो क्रियाशीलता है उसके लिए क्या, उनकी क्रियाशीलता और वृद्धि के लिए क्या जरूरत है, नमी की जरूरत होती है। अगर अपन नमी का ही क्या कर देंगे, नमी का ही निष्कासन कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, फल और सब्जी कुछ दिनों और कुछ महीनों के लिए क्या हो जाएंगे, परिरक्षित हो जाएंगे। फिर इसके बाद में है, इसमें मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, माइल्ड रेसिस्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें नमक 6 से 8% मिलाते हैं। अस्थायी परिरक्षण में कितना मिलाते हैं, 6 से 8% मिलाएंगे। चीनी 42 से 50% मिलाएंगे। सिरका 0.5 से 1.5% मिलाएंगे। आई होप आपको अस्थायी परिरक्षण वाला मेथड समझ में आया होगा, टेम्परेरी प्रिजर्वेशन वाला मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद में है स्थायी परमानेंट प्रिजर्वेशन। इसको समझते हैं दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, कुछ वर्षों तक अपन उनको क्या करते हैं, फल और सब्जियों को क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। कुल मतलब इस पहले वाले में तो कुछ दिनों और कुछ महीनों के लिए, इसमें कुछ वर्षों तक क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। इसके बाद में है, इसमें क्या करते हैं, जो स्थायी परिरक्षण होता है उसमें एक तो जीवाणु विहीनीकरण क्रिया। इसमें क्या करते हैं, डिब्बों को क्या करते हैं, जीवाणु रहित डिब्बों में भर देते हैं। जो भी फल और सब्जियां हैं उनको क्या करते हैं, जीवाणु रहित डिब्बों में भर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, वायु रहित करते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 60 मिनट तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जीवाणु रहित हो जाते हैं। इसको समझिए दोस्तों, जीवाणु विहीनीकरण क्रिया क्या होती है, फल और सब्जियों को क्या करते हैं, डिब्बों में भरते हैं। उसके बाद में डिब्बे कैसे होने चाहिए, जीवाणु रहित होने चाहिए, वायु रहित करते हैं उनको, और फिर क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 से 60 मिनट तक रखेंगे, तब क्या हो जाएंगे, जीवाणु रहित हो जाएंगे डिब्बे वगैरह सब कुछ। अब इसके बाद में है सुखाना या निर्जलीकृत करना। फल और सब्जियों की ये प्राचीन और एक प्रचलित विधि है। इसमें क्या करते हैं, फल और सब्जियों को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इसके बाद में या तो इनको किस में काटेंगे, सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे, या इनको निर्जलीकृत मशीन में सुखाएंगे, सुखावक मशीन में सुखाएंगे। और इसमें
सुखाने की क्रिया और निर्जलीकरण की क्रिया आपको समझ में आई होगी। सुखाने और ड्राइंग और जो डिहाइड्रेशन होता है उसको आगे भी अपन समझेंगे। तो सुखा के और निर्जलीकृत करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन इनको परिरक्षित कर सकते हैं स्थायी समय के लिए। इसके बाद में है किण्वीकरण। इनमें क्या करते हैं, किण्वीकरण करते हैं। क्या किण्वीकरण की क्रिया के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इनको परिरक्षित करते हैं। जैसे शराब वगैरह में क्या करते हैं, किण्वन करते हैं और इनको क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। किण्वन रासायनिक क्रिया में क्या करते हैं दोस्तों, जो शर्करा युक्त पदार्थों का जो एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन होता है, मतलब जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं उनका एंजाइम युक्त जो सूक्ष्म जीव होते हैं, शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं उनका एंजाइम युक्त जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो अवांछित सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, एंजाइम की गतिविधियों को रोकते हैं। दोबारा से समझिए दोस्तों, किण्वीकरण की क्रिया क्या होती है, जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं वो एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, उनका अपघटन होता है। शर्करा युक्त पदार्थों का क्या होता है, एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है, अपघटन होगा। इसके बाद में क्या होगा, इस क्रिया में ऐसे पदार्थों का निर्माण होगा जो अवांछनीय जो सूक्ष्म जीव है उनकी और जो एंजाइम है उनकी गतिविधियां रुक जाती है। योग आपको समझ में आएगा, दोबारा से समझ लीजिए। शर्करा युक्त पदार्थों का क्या होगा, एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होगा। इससे कैसे पदार्थों का निर्माण होगा, अवांछित सूक्ष्म जीव एवं गतिविधियों को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उन पदार्थों का निर्माण होगा। इसमें एल्कोहलिक किण्वन आ जाएगा एक। इस किण्वन में क्या होता है, हेक्सोज शर्करा का जो हेक्सोज शर्करा का क्या होता है, हेक्सोज शर्करा का अपघटन होता है खमीर के द्वारा, यीस्ट के द्वारा। इसमें क्या होता है, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एल्कोहल क्या होता है, प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। क्या होता है, प्रमुख परिरक्षक तत्व होता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा को, शराब को परिरक्षित रखने के लिए किसका काम में लेते हैं, एल्कोहलिक किण्वन का काम में लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है परिरक्षक पदार्थों का यूज करके। किसका यूज करेंगे, परिरक्षक पदार्थों का यूज करके। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, नमक का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, परिरक्षण करते हैं। इसमें कितना रखते हैं, इसमें 15 से 20% क्या रखते हैं, नमक रखते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसमें नमक इसमें रखते हैं अचार और चटनी में। इसके बाद में है शर्करा द्वारा 65 से 70% जो शर्करा होती है इससे भी क्या होता है, परिरक्षण होता है। ये किसमें लेते हैं, मुरब्बा, जेली, जैम, मार्मलेड में। किसमें, मुरब्बा, जेली, जैम, मार्मलेड में काम में लेते हैं। इसके बाद में सिरका द्वारा, सिरका द्वारा किसको, 2% सिरका काम में लेके आचार को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। इसके बाद में तेल के द्वारा किसका, आचार को, इससे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में रासायनिक परिरक्षक के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे KMS, इसको क्या बोलते हैं, KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करके और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्क्वेश आ जाएगा, कोडियल आ जाएगा, सोस आ जाएगा। सही। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं। जो कार्बनीकृत कई पदार्थ होते हैं उनका प्रिजर्वेशन किसके द्वारा करते हैं, CO2 के द्वारा करते हैं। इसके बाद में है विकिरण या रेडिएशन के द्वारा। विकिरण या रेडिएशन के द्वारा सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जैसे गामा रेडिएशन हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, ये टॉपिक अपना लगभग समाप्त होता है। और इसके बाद में एक टॉपिक इसी में था, वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट। वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट को मतलब है दोस्तों कि अधिक लाभ के लिए, अधिक लाभ के लिए या हाई इनकम के लिए फूलों और सब्जियों को, फलों, फूलों, सब्जियों को लंबे समय तक बनाए रखना। मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन का सीधा सा मतलब होता है मूल्य संवर्धन, मतलब मूल्य बढ़ाना। मतलब ये जो फल और सब्जियां होते हैं उनका मूल्य कैसे बढ़ाए। एक तो उनको प्रिजर्वेशन करके उनका चेंज कर दिया, जैसे टमाटर का क्या कर दिया, सॉस बना दिया, तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। इसके बाद में है स्टोरेज कर लिया, जैसे अब भी मूल्य नहीं है किसी प्रोडक्ट का तो कुछ समय के लिए क्या कर लेंगे, भंडारित कर लेंगे। भंडारित करने के बाद में जब मूल्य आएगा इसका, जब भाव आएगा तब बेचेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
इसके बाद में चलते हैं टॉपिक नंबर 8 की ओर। टॉपिक नंबर 8 है अपना जैम, जेली और मार्मलेड। वैसे जेट वगैरह 12वीं क्लास में अपन ने जैम जेली तो पढ़ ही रखा होगा। अब इसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जैम के बारे में। जैम के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये जैम, जेली, मार्मलेड वगैरह है, इनमें से एक या दो की प्रोसेस जरूर पूछते हैं, स्टेप जरूर पूछते हैं, तो ध्यान से पढ़ना इसको। जो फल और सब्जियां होती है उनके गुद्दे को, जो फल और सब्जियां होती है उनके गुद्दे को अम्ल तथा चीनी के साथ पकाना। मतलब क्या करते हैं, फल और सब्जियों को अम्ल तथा चीनी के साथ क्या करते हैं, एसिड तथा शुगर के साथ क्या करते हैं, पकाते हैं। कब तक पकाते हैं, जब तक चीनी की मात्रा 68% नहीं हो जाए, जब तक टीएसएस की मात्रा 68% तक नहीं हो जाए तब तक इनको क्या करते हैं, पकाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं। आपको ये समझ में आएगा। जेम में टीएसएस कितना होता है, 68% होता है। कितना होता है, 68% होता है। चीनी मतलब इसमें चीनी की मात्रा कितनी यूज में लेते हैं, 1 kg जब फ्रूट होगा, जब फ्रूट 1 kg होगा तो चीनी कितनी, 1 kg का हम मिलेंगे। जब मीठे फलों में, ये तो खट्टे फलों में थे कि खट्टे फलों में जब 1 kg फ्रूट होगा तो 1 kg चीनी लेंगे, और जो मीठे फल होते हैं उनमें 1 kg जब फ्रूट होगा तो चीनी कितनी लेंगे, चीनी लेंगे दोस्तों 750 ग्राम। अब इसके बाद में इसकी स्टेप वगैरह देख लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे इनको जैम वगैरह। दोस्तों देखिए, पहला क्या है, जेम की अपने को क्या देखनी है, जेम बनाने की स्टेप्स देखनी है। पहले क्या करेंगे, पहले अपन देखेंगे जो राइप मतलब पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। पहले पके हुए फलों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। अगर जेम के लिए कोई उपयुक्त फल देखे तो वो पपीता होता है। मेनली क्या होता है, पपीता होता है। इसके बाद में फलों का चुनाव करने के बाद में वॉशिंग, उनकी क्या कर देंगे, धुलाई कर देंगे। इसके बाद में है दोस्तों पीलिंग। पीलिंग मतलब जो चारों ओर की जो कोर दीवार पाई जाती है, जो भी आवरण पाया जाता है उसको क्या करेंगे, छीलेंगे। उसके चारों ओर के आवरण को क्या करेंगे, छील कर हटा देंगे। इसके बाद में है दोस्तों, छील दिया, इसके बाद में एडिशन ऑफ शुगर और वाटर, मतलब छील कर इनको क्या कर लेंगे, टुकड़े वगैरह कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, एक वाटर लेंगे, इफिशिएंट वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद में क्या करेंगे, इसमें शुगर मिलाएंगे, और जो पीलिंग वगैरह पीलिंग किए हुए जो थे, जो फ्रूट थे वो डालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एडिशन ऑफ शुगर। पहले तो क्या करेंगे, शुगर का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, वाटर मिलाएंगे। वाटर मिलाने के बाद में इसमें क्या करेंगे, फ्रूट वगैरह मिलाएंगे। अब इसके बाद में इनको क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे मतलब उबालेंगे। क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद में क्या करेंगे, इसमें सिट्रिक एसिड मिला देंगे। क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड मिला देंगे। सिट्रिक एसिड मिला दिया। दोबारा से देख लीजिए प्रोसेस को दोस्तों। पहला है राइप ऑफ फ्रूट्स, मतलब फलों को क्या करते हैं, पकाते हैं। उसके बाद में वॉशिंग करते हैं। इसके बाद में पीलिंग छीलते हैं। इसके बाद में उनके टुकड़े करके क्या करते हैं, शुगर मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं निश्चित मात्रा में। इसके बाद में बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद में उनमें क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। इसके बाद में जज करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं कि 68% टीएसएस, 68% टीएसएस हो जाए तो वो किसके द्वारा करते हैं, सी टेस्ट के द्वारा टीएसएस का टेस्ट किया जाता है कि 68% हो गया। अगर 68% हो जाएगा तो अपने को क्या करना है, फिलिंग करना है, मतलब भराई करनी है। भराई किस में करेंगे, स्टरलाइज्ड बोतलों में। इसके बाद में कूलिंग, उन बोतलों को क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। इसके बाद में वैक्सिंग, वैक्सिंग मतलब एक परत चढ़ाई जाएगी जो इसे सूक्ष्म जीव वगैरह नहीं लग सके। इसके बाद में है सीलिंग, मतलब वो जो बोतलों में भराई की उनको क्या कर देंगे, सील वगैरह कर देंगे। इसके बाद में स्टोरेज, स्टोरेज के लिए रख देंगे। आई होप आपको जेम की क्या आई होगी, प्रोसेस समझ में आएगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों जेली की ओर। जेली में क्या होता है, लगभग वही प्रोसेस होती है, कुछ इसमें चेंजेस होता है। फलों में पैक्टिन युक्त, मतलब पैक्टिन युक्त फलों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो चीनी होती है और साइट्रिक एसिड होता है, इसके साथ इसको क्या करते हैं,
पकाते हैं। चीनी और साइट्रिक एसिड के साथ इसको क्या करते हैं, पकाते हैं जेली को। इसके बाद में है दोस्तों इसमें पेक्टिन की मात्रा कितनी लेते हैं। पेक्टिन की मात्रा लेते हैं दोस्तों इसमें 0.8 से 1.0%। कितनी लेते हैं, 0.8 से 1.0%। चीनी की मात्रा कितनी लेंगे, 65 से 68%। पानी की मात्रा 33 से 38% लेंगे। खटास कितनी लेंगे, खटास लेंगे इसमें 0.75%, 0.7%। अब इसके बाद में जेली की प्रोसेस देखते हैं। जेली की प्रोसेस देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रूट का चुनाव करेंगे। फ्रूट का चुनाव, इसमें जो अमरूद होता है वो एक ठीक रहता है। इसके लिए क्या करेंगे, फ्रूट का चुनाव कर लिया। इसके बाद में वॉशिंग, उनको क्या करेंगे, धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद में उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में उनमें क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। किसके साथ, वाटर के साथ उनको क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। एक पॉइंट मतलब 1.5 गुना क्या कर लेते हैं, वजन के अनुसार 1.5 गुना पानी में क्या करते हैं, उनको बॉइलिंग करते हैं। इसके बाद में करते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। बॉइलिंग करते समय उसमें क्या मिलाते हैं, सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों कि सिट्रिक एसिड कितना मिलाते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम फल होता है, उसके अकॉर्डिंग 2 ग्राम क्या मिलाते हैं दोस्तों, 2 ग्राम उसमें सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। इसके बाद में है जजिंग ऑफ एंड पॉइंट ऑफ फर्दर बाय कुकिंग। मतलब क्या है दोस्तों, जजिंग मतलब उसमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सी टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं कि 65% टीएसएस, कितना, 65% टीएसएस हो जाए तो अपने को क्या देखना चाहिए कि जेली बनकर तैयार हो गई है। ये किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, सी टेस्ट के द्वारा टेस्ट करते हैं। इसके बाद में जो स्टरलाइज्ड बोतलें होती है उसमें क्या किया जाता है, भरा जाता है। इसके बाद में कूलिंग की जाती है, ठंडा किया जाता है। इसके बाद में वैक्सिंग, वैक्सिंग मतलब वही परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद में कैपिंग, सूक्ष्म जीवों वगैरह का आक्रमण रोकने के लिए कैपिंग वगैरह मतलब ढक्कन वगैरह लगाया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसको स्टोरेज किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों मार्मलेड की ओर। अपने को क्या पढ़ना है, मार्मलेड। मार्मलेड क्या है, एक प्रकार की जेली है। जो जेली में अपन ने प्रोसेस बनाई उसी प्रकार से बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, नींबू वर्गीय फलों का क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। नींबू वर्गीय फलों का क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। स्वाद क्या होता है इनमें, कड़वा होता है। और मार्मलेड में पेक्टिन व अम्ल जेली की अपेक्षा, मतलब जो मार्मलेड है उसमें पेक्टिन और अम्ल जेली की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मार्मलेड। इसके बाद में चलते हैं इसकी स्टेप्स की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, वही जेली की तरह ही होगी लगभग प्रोसेस। सबसे पहले पके हुए फलों का क्या करेंगे, चूज करेंगे। इसके बाद में वॉशिंग मतलब धोएंगे। इसके बाद में है पीलिंग आउटर येलो पोर्शन, मतलब जो बाहर की जो येलो पोर्शन की जो परत होती है उसको क्या करते हैं, छीलते हैं। इसके बाद में जो छीली हुई जो परत के जो फल हैं उनको क्या करेंगे, कट करेंगे, मतलब कटिंग करेंगे। उनको स्लाइसेस में क्या करेंगे, काटेंगे। स्लाइसेस में काटने के बाद में, स्लाइसेस में काट लिया। स्लाइस में काटने के बाद में बॉइलिंग करेंगे। उनको क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, उबालेंगे। और इसके बाद में है 2 से 3 टाइम तक, कितने टाइम तक उबालते हैं, 2 से 3 टाइम तक उबालते हैं। और इसमें क्या करते हैं, 40 से 50 मिनट तक, कितने, 40 से 50 मिनट तक। फिर इसके बाद में इसका जो अर्क होता है, अर्क होता है जो फलों का जो रस बनना था बॉइल करने के बाद में, उसको अलग कर लेंगे, गुद्दे को अलग कर लेंगे। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ पेक्टिन, अल्कोहल टेस्ट या जेलीमीटर के टेस्ट के द्वारा पेक्टिन की मात्रा जांच करेंगे। इसके बाद में इसमें क्या मिलाएंगे, शुगर की मात्रा मिलाएंगे। क्या करेंगे, शुगर की मात्रा मिलाएंगे। इसके बाद में इसको कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, इसको पकाते हैं 103 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ प्रीपेड श्रेड्स, मतलब जो अपन ने अर्क अलग कर लिया था और जो गुद्दा अलग कर लिया था, गुद्दे को आपको इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, बॉइलिंग करेंगे। जजिंग ऑफ एंड पॉइंट मतलब जो सी टेस्ट के द्वारा क्या करेंगे, टीएसएस की मात्रा जांच करेंगे। इसके बाद में उनको क्या करेंगे, भर देंगे। मतलब क्या करेंगे, डिब्बों में भर देंगे। भरने के बाद में क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद में, सॉरी,
जजिंग मतलब टीएसएस की मात्रा देख लेंगे। टीएसएस की मात्रा देखने के बाद में इसमें क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, मतलब जो बॉइलिंग किए थे उसके बाद में जजिंग पॉइंट मतलब कि पककर तैयार हो गया मार्मलेट। इसके बाद में उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में उसमें फ्लेवर वगैरह, सुगंध वगैरह डालेंगे, मसाले वगैरह डालेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, फिलिंग ऑफ स्टरलाइज बोतलें, मतलब जो स्टरलाइज बोतलें होती हैं उनमें क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। दोस्तों इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक में अपने को है मुरब्बा, कि मुरब्बा कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये जो मुरब्बा है, मुरब्बा बनाते हैं अपन सेब और आंवला का। किसका बनाते हैं, सेब और आंवला का बनाते हैं। ये कितने प्रकार से बना सकते हैं अपन, 3 प्रकार से बना सकते हैं अपन। मुख्यतः कौन से मुरब्बा का प्रयोग किया जाता है, कैंडी वाले का किया जाता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कैंडी में 75 से 80% किसका यूज किया जाता है, चीनी का यूज किया जाता है। और जो फल होते हैं, फलों को जो टुकड़े होते हैं, फलों के टुकड़ों को काट कर चीनी का जो गाढ़ा घोल होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं 15 से 20 मिनट तक रखते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो जो मुरब्बा बनाने की प्रोसेस है वो कैसी रहेगी, सबसे पहले तो वही आ जाएगा फलों का चुनाव वगैरह, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अपने को देखना है कि जो 15 से 20 मिनट तक क्या करते हैं, जो फलों के टुकड़े होते हैं उनको काट के पीलिंग वगैरह करके किस में रखते हैं, चीनी के गाढ़े घोल में रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, और आज की क्लास का अपना नेक्स्ट टॉपिक है फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड बेवरेजेस। ये क्या होता है दोस्तों, खमीकृत एंड अखमीकृत क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, जो विभिन्न फल होते हैं उनसे क्या बने हुए होते हैं, पेय पदार्थ बने हुए होते हैं। पहले अपन देखते हैं फ्रूट जूस की डेफिनेशन, कि फ्रूट जूस होता क्या है। बिना खमीकरण किए, बिना किसी का परिवर्तन किए, बिना खमीकरण किए और बिना चीनी मिलाए, उस फ्रूट में ना तो चीनी मिलाएंगे ना खमीकृत करेंगे, और पके फलों से क्या करते हैं, जूस जो तरल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, फल रस। फल रस किसको बोलते हैं दोस्तों, बिना खमीकरण किए, बिना चीनी मिलाए हुए उसमें पके फलों से जो तरल पदार्थ निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों फल रस बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। फल जो फल होते हैं उनको जो रस होते हैं उनसे जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रूट बेवरेजेस। क्या बोलते हैं, फ्रूट बेवरेजेस बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, फलों को शरबत और सिरप के रूप में यूज में लिया जाता है। फलों को किस रूप में यूज में लिया जाता है, शरबत और सिरप के रूप में यूज लिया जाता है। इसके बाद में है कि जो फ्रूट बेवरेजेज है इनको 2 भागों में मुख्यतः बांटे गए हैं। किन किन भागों में, नॉन फर्मेंटेड और फर्मेंटेड बेवरेजेज में। अब जो दोस्तों नॉन फर्मेंटेड है इसको समझिए। जो नॉन फर्मेंटेड बेवरेजेज है ये किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जिनमें एल्कोहलिक खमीकरण की क्रिया न हो, जिनमें एल्कोहलिक खमीकरण की क्रिया नहीं हो उनको क्या बोलते हैं, नॉन फर्मेंटेड बोलते हैं। और जिन फलों में जिन पेय पदार्थों में क्या की जाए, खमीकरण, एल्कोहलिक खमीकरण की प्रक्रिया की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेज। अब दोस्तों खमीकरण मतलब किण्वीकरण समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, इनमें जो नेक्टर बनाते हैं, कॉर्डियल बनाते हैं, स्क्वेस बनाते हैं, इनमें किसकी प्रयोग क्या नहीं किया जाता, इनमें खमीकरण की प्रोसेस नहीं होती, किण्वीकरण की प्रोसेस नहीं होती। फिर है फर्मेंटेड। फर्मेंटेड में क्या होता है, वाइन होती है। वाइन में दोस्तों कौन सा किण्वन करते हैं, अल्कोहलिक किण्वीकरण करते हैं। तो ये क्या हो गए, फर्मेंटेड बेवरेजेज हो गया। अब इसमें एक इन सभी की कभी कभी प्रोसेस पूछ लेता है, स्टेप पूछ लेता है। अब अपन जानेंगे आम के, जो आम है, आम के उसकी आम का जूस बनाते हैं उसकी प्रोसेस जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि मैंगो को, जो राइप फल होते हैं उनका चूज करेंगे। इसके बाद में वॉशिंग, उनको उनकी धुलाई करेंगे। इसके बाद में पिलिंग उनकी छील लेंगे, और उनमें जो भी अवांछनीय पदार्थ है उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसके बाद में है स्ट्रेनिंग ऑफ पल्प, मतलब पल्प के द्वारा दबाकर स्ट्रेनिंग करके उनको क्या करते हैं, उनका रस निकालते हैं। आम का रस निकाल लिया। इसके बाद में इसमें क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं।
वाटर मिला दिया। इसके बाद में जो 1 लीटर मान लो पल्प निकला, स्ट्रेनिंग करने से 1 लीटर पल्प निकला, उसमें 0.5 लीटर क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। इसके बाद में मिक्सिंग ऑफ सिरप, इसमें सिरप मिलाया जाता है। इसके बाद में इनका क्या किया जाता है, समांगीकरण मतलब एक रूपता की जाती है इसमें। फिर इसके बाद में मतलब हिलाया जाता है और एक रूप बना देंगे उसको, सभी को हिला के। इसके बाद में हीटिंग, इसको गर्म करते हैं 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद में बोतलों में भर देते हैं। बोतलों में भरने के बाद में क्या करते हैं, सीलिंग कर देते हैं। सीलिंग मतलब उनको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में क्या कर देंगे, स्टोरेज स्टोरेज कर देंगे मतलब संग्रहण कर देंगे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 11वां टॉपिक है कि टोमेटो से, जो टमाटर से बने जो उत्पाद होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो टोमेटो से मुख्यतः कौन सा उत्पाद बनाया जाता है, सॉस। टोमेटो से कौन सा बनाया जाता है, सॉस। सॉस क्या है, एक लोकप्रिय है, जो टमाटर के उत्पादों में से टमाटर का सॉस क्या है, सबसे लोकप्रिय उत्पाद है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो केचप होता है, सॉस होता है, चटनी होता है, ये तीनों ही क्या है, समानार्थक शब्द है। और इसमें जो टमाटर का सॉस और केचप होता है, ये टमाटर के गुद्दे से, शक्कर से, नमक से, मसाले और सिरके आदि को तेज आंच पर पकाने से जो निर्मित होता है जो पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टमाटर का सॉस बोलते हैं। इसके बाद में है केचप और जो सॉस होता है उसमें कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता। जो टीएसएस होता है केचप में, कुल टीएसएस कितना होता है, ये न्यू टाइप में भी पूछा जाता है। केचप में कुल टीएसएस होता है 25%। इसके बाद में है, जबकि सॉस में कितना पाया जाता है, सॉस में 15 से 16% क्या पाया जाता है, ठोस पदार्थ पाया जाता है, टीएसएस पाया जाता है। इसको परिरक्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, सिरका की। किसकी रहती है, विनेगर की या सिरका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब दोस्तों इनकी प्रोसेस देखते हैं, स्टेप देखते हैं। सबसे पहले टमाटर का चुनाव करेंगे, साफ स्वच्छ होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, ये हो गया, लाल रंग का होना चाहिए। इसके बाद में है कि जो गुद्दा और रस निकालना, मतलब इसमें क्या करते हैं, जो टमाटर का रस अलग निकाल लेते हैं, गुद्दा अलग निकाल लेते हैं। इसके बाद में इसमें क्या करते हैं, मसाला मिलाते हैं। मसाला मिलाने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, अंतिम बिंदु का परीक्षण किया जाता है कि अपना जो सॉस है तैयार हो गया या नहीं हुआ। तो इसमें 25% तो क्या होना चाहिए, टीएसएस होना चाहिए पकते समय। और जो कुल टॉस का भार है, कुल भार है गुद्दे और रस का, वो कितना होना चाहिए, 1:3, 1/3 होना चाहिए। अब इसके बाद में है दोस्तों परिरक्षक मिलाना, मतलब सॉस अपना तैयार हो गया बनके। इसमें क्या मिलाते हैं, परिरक्षक मिलाते हैं। परिरक्षक क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। इसके बाद में क्या भरते हैं, बोतलों में भरते हैं। जो तैयार अपना सॉस है उसको किस में भरते हैं, बोतलों में भरते हैं। निर्जमीकृत बोतलें होनी चाहिए, छोटे मुंह वाली होनी चाहिए। और इनको क्या करते हैं, बोतलों को भी बाद में क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं और फिर क्या करते हैं, संग्रह कर देते हैं, सही, स्टोरेज कर देते हैं। इसके बाद में टमाटर के सॉस में क्या क्या सामग्री डाली जाती है। टमाटर के सॉस में दोस्तों निम्न सामग्री डाली जाती है। पहली है टमाटर का गुद्दा 1 किलोग्राम होना चाहिए, चीनी 75 ग्राम होनी चाहिए, नमक 10 ग्राम होना चाहिए, प्याज बारीक कटा 50 ग्राम होना चाहिए, अदरक 10 ग्राम होनी चाहिए, लहसुन 5 ग्राम होना चाहिए, दाल पीसी हुई दालचीनी होती है वो कितनी होनी चाहिए, 10 ग्राम, लाल मिर्च पीसी हुई 5 ग्राम होनी चाहिए, और जीरा पीसा हुआ 10 ग्राम प्रत्येक किलोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। लौंग सिर्फ रहित 5 ग्राम होनी चाहिए। सिरका 25 ml होना चाहिए। इसके बाद में एसिटिक अम्ल, सिरका नहीं हो तो एसिटिक अम्ल भी यूज में ले सकते हैं। 5 ml सोडियम बेंजोएट यूज में लेना चाहिए, कितना, 25 ग्राम प्रति किलोग्राम सॉस के हिसाब से। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपना 12वां टॉपिक है। 12वें टॉपिक में क्या है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन अपन पहले भी पढ़ चुके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। इसमें क्या होता है, नमी का निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं, नमी का निष्कासन करते हैं। जो भी उत्पाद होते हैं उनसे क्या करते हैं, नमी का निष्कासन करते हैं। इसके बाद में इसके मेनली मेथड क्या है, जो ड्राइंग के मेथड है मेनली क्या है, मेनली है ड्राइंग, सन ड्राइंग। एक तो सूर्य की किरणों के द्वारा जो भी
क्या होता है, ड्राइंग होता है, सुखाने की क्रिया होती है, उसको सन ड्राइंग बोलते हैं। रंग और स्वाद आदि में परिवर्तन हो सकता है, इससे जो इसकी टेक्सचर वगैरह है उसमें और इसका स्वाद वगैरह है वो थोड़ा बिगड़ सकता है सन ड्राइंग की वजह से। पर मैकेनिकल जो मशीनों में जो सुखावक मशीन होती है, डिहाइड्रेटर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार के रंग और स्वाद में चेंजेस नहीं आता है, ये वो का वही रहता है। और इसमें मशीनों का ये जो सन ड्राइंग और मैकेनिकल ड्राइंग, इसके ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के क्या हो गए, मेथड हो गई। इसके बाद में एक है दोस्तों अपने सिलेबस में ऑस्मोटिक ड्राइंग। क्या है, ऑस्मोटिक ड्राइंग। ऑस्मोटिक ड्राइंग में क्या है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको ध्यान से समझिए। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसके माध्यम से विलेय की कम सांद्रता से उच्च सांद्रता तक पानी को हटाने की प्रक्रिया। मतलब क्या होता है, कोई अर्धपारगम्य क्या है, झिल्ली है, सही, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब इसमें क्या होता है, जो विलेय में कम सांद्रता होती है, अब आपको पता है जैसे नींबू होता है, सॉरी अंगूर होता है, अंगूर में क्या होता है, अंगूर में उच्च सांद्रता होती है, पानी की उच्च सांद्रता होती है। अब जो बाहर मान लो कोई भी विलियन है उसमें निम्न सांद्रता है, तो अगर अंगूर को सुखाना हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उससे कम उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर रहेगा, बाहर क्या रखनी पड़ेगी, अपने को कम सांद्रता रखनी पड़ेगी, तो वो पानी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑस्मोटिक ड्राइंग करते हैं, झिल्ली के दोनों किनारों पर क्या हो जाता है, फिर संतुलन की स्थिति आ जाती है, तब तक क्या होता है, ऑस्मोटिक ड्राइंग होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आज का अपना कैनिंग। कैनिंग में क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें डिब्बा या बोतल में खाद्य पदार्थों को भरकर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, हवा निकालकर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में इसकी प्रोसेस क्या है कैनिंग की, देखिए दोस्तों फ्लो चार्ट से समझते हैं इसको। फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फल और सब्जियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। इसके बाद में उसमें क्या करते हैं, सोर्टिंग मतलब छटाई करते हैं, जो खराब है उनको अलग कर देते हैं। इसके बाद में वॉशिंग, उनको क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। फिर इसके बाद में पीलिंग, पीलिंग मतलब छीला जाता है, उनको हाथ से भी छील सकते हैं और लाई पीलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में है उबलते पानी का उपचार। फिर क्या करते हैं, ब्लोचिंग, सूक्ष्म जीवों रहित करते हैं, जीवाणुओं से रहित करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों इसमें ब्लोचिंग उपरांत ठंड करना। ब्लोचिंग करने के बाद में क्या करते हैं, हम उस पदार्थ को, जो फल और सब्जियां होती है उनको ठंडा करते हैं। इसके बाद में बोतलों में क्या कर देते हैं, भराई कर देते हैं। बोतलों में भराई करने के बाद में क्या कर देते हैं, इसमें सिरपिंग करते हैं। सिरप तो किसमें डालेंगे, जो मीठे फल होते हैं उनमें तो सॉरी फलों में तो क्या करते हैं, फलों में तो सिरपिंग की क्रिया करते हैं, और ब्राइनिंग की क्रिया किसमें करते हैं, ब्राइमिंग की क्रिया करते हैं सब्जियों में। सब्जियों में तो किसका घोल डाला जाता है, नमक का घोल, और जो फल होते हैं फलों में चीनी का घोल डाला जाता है। इसके बाद में डिब्बों या बोतलों को हवा रहित करते हैं। इसके बाद में बोतलों को जो ढक्कन वगैरह बंद कर देते हैं, सीलिंग कर देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग कैसे, उन डब्बों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उससे क्या हो जाएंगे, जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके बाद में है डिब्बों या बोतलों को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, लेबल लगाते हैं, और क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में होगा। आज की क्लास के अपन अपने संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा के लिए, संपूर्ण सिलेबस में 13 टॉपिक थे, अपन सबकी चर्चा कर ली। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कमेंट्स करके बताना है क्लास कैसी लगी, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।